हेलो, दिस इज संगमिता हियर। आज हम कर रहे हैं यूपीएमआरसी जेई सिविल पेपर एनालिसिस और ये है भाग एक। हम इस चैनल पर इसी तरीके से जो एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनके पेपर का एनालिसिस अभी ला रहे हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, द वेन शियर टेस्ट इज सुटेबल फॉर। ये पूछ रहा है वेन शियर टेस्ट किस लिए सुटेबल है। क्या ये ग्रेवली सॉइल के लिए सुटेबल है, या सैंडी सॉइल, या कोहेसनलेस सॉइल, या फिर क्ले। तो जो वेन शियर टेस्ट होता है वो होता है कोहेसिव सॉइल के लिए, दैट इज़ क्ले। ओके, थोड़ा वेन शियर टेस्ट के बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। जैसे वेन शियर टेस्ट का ऐसा हमारा टोटल सिनारियो है। ये हमारा वेन शियर अपरेटस, स्पेसिमेन स्पेसिमेन की ये जो डिटेल है वो आप याद रखें, स्पेसिमेन कंटेनर और कैलिपर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम वेन शियर टेस्ट के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे वेन शियर टेस्ट में ये हमारा ऐसा कुछ इक्विपमेंट होता है, इसको हम सॉइल में क्या करते हैं, दबा देते हैं और उसके बाद एक मैक्सिमम टॉर्क के साथ उसको मूव कराया जाता है। रेट होता है 6 डिग्री पर मिनट, या फिर इसे किसी भी पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है 0.1 डिग्री पर सेकेंड, और ये किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो ये पॉइंट आप नोट करें। और ये फील्ड टेस्ट के लिए ये फॉर्मूला होता है, जैसे मैक्सिमम टॉर्क मुझे यहाँ से मिल गया, और जो डायमीटर और जो हाइट की वैल्यू होती है वो ऑलरेडी गिवन होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं शियर स्ट्रेंथ। ओके, क्लेई सॉइल का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव होते हैं। द टाइप ऑफ सीमेंट विच कंटेन्स एडमिक्सचर्स विच डिक्रीज वेटिंग एबिलिटी ऑफ सीमेंट ग्रेन। ये पूछ रहा है वो कौन सा ऐसा सीमेंट है जिसमें एक ऐसा एडमिक्सचर होता है जो वेटिंग एबिलिटी को डिक्रीज करता है। एक्सपेंडिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, या फिर हाइड्रोफोबिक सीमेंट। तो इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक सीमेंट। अब बात करते हैं हाइड्रोफोबिक सीमेंट के बारे में, ये होता क्या है। तो देखो, हाइड्रोफोबिक सीमेंट जो होता है वो जनरली नॉर्मल सीमेंट की तरह ही होता है, लेकिन उसमें क्या वाटर रिपेलिंग एजेंट मिला दिया जाता है, जिसका क्या काम होता है, जैसे कि हमारे जो नॉर्मल पार्टिकल्स होते हैं सीमेंट के, ये उनके चारों तरफ एक टाइप का वाटर रिपेलिंग लेयर बना देता है। ठीक है, जिससे अगर हम आर्द्र जगह कहीं पे सीमेंट को स्टोर करते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे नमी हो, तो जो हमारा सीमेंट है वो वातावरण से नमी को एक्सट्रैक्ट करके सेट नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन अब ऐसे तो आप कहेंगे कि फिर प्रॉब्लम होगी जब हम कंक्रीट बनाएंगे या फिर जब हम मोर्टार तैयार करेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंक्रीट या फिर मोर्टार बनाते समय क्या होता है कि हम उसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। तो क्या होता है, जो हमारे सीमेंट पार्टिकल्स के ऊपर जो लेयर्स होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, तो इससे जो वाटर है वो सीमेंट के पार्टिकल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, और जो हमारा हाइड्रोलिसिस वाला प्रोसेस होता है उस वो होता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बल्किंग ऑफ सैंड इज मोरिंग। ये पूछ रहा है जो बल्किंग ऑफ सैंड होता है वो ज़्यादा किस में होता है, ग्रेवली सैंड, कोर्स सैंड, फाइन सैंड, या फिर मीडियम सैंड। तो ये होता है फाइन सैंड में ज़्यादा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एस्बेस्टस। ये पूछ रहा है कि एस्बेस्टस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इट इज़ फायर प्रूफ, ये सही स्टेटमेंट है। इट इज़ एन एक्सलेंट इंसुलेटर ऑफ हीट, हाँ सही है। इट इज़ एन एक्सलेंट इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली इट इज़। इट इज़ पोरस, नो इट इज़ नॉट पोरस, दैट मीन्स दिस इज़ द करेक्ट, दिस इज़ द अप्रोप्रिएट आंसर। और यहाँ पे क्या पूछा था, इनकरेक्ट। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा एस्बेस्टस होता है वो पोरस नहीं होता है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ पेनेट्रेशन टेस्ट to determine bearing capacity of soil, penetration number indicates the number of blows required to cause dash penetration of split spoon sampler into the soil under test by means of a dash hammer falling through dash
यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो पेनिट्रेशन टेस्ट किया जाता है बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की डिटरमाइन करने के लिए, तो इससे क्या निकलता है, पेनिट्रेशन नंबर निकलता है। तो ये पूछ रहा है कि कितने पेनिट्रेशन के लिए पेनिट्रेशन नंबर की वैल्यू निकाली जाती है, और जो हम हैमर यूज़ करते हैं उसका वेट कितना होता है, और उस हैमर को सैंपल से कितनी हाइट से फ्री फॉल कराया जाता है। तो जो हम टेस्ट करते हैं वो करते हैं 300 mm के पेनिट्रेशन के लिए, हैमर का वेट होता है 65 kg, और फ्री फॉल कराते हैं हम 750 mm। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से मिल सकता है। किसी क्वेश्चन में केवल ये वैल्यू पूछ सकता है, किसी क्वेश्चन में केवल ये फ्री फॉल का वैल्यू पूछ सकता है, और किसी क्वेश्चन में ये केवल ये वैल्यू पूछ सकता है, या फिर किन्हीं दो ऑप्शंस को लेके ये क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन लेके क्वेश्चन पुटअप कर ही चुका है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, ये तीनों वैल्यू याद करिएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन ग्रेन सॉइल इज सेड टू बी सिल्ट एंड क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड लिमिट एस। अब ये पूछ रहा है कि फाइन ग्रेन सॉइल जो लो कंप्रेसिबिलिटी की होती है, ठीक है, उसका लिक्विड लिमिट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ। हमारे पास है इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम पर आधारित ग्राफ, जिसमें ये वैल्यू दिखा रही है हमारे वाटर कंटेंट या फिर लिक्विड लिमिट को, ये दिखा रहा है हमारे आईपी यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स को, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है ए लाइन का, ठीक है। ए लाइन से अगर हमारा सॉइल कोई ए लाइन से ऊपर लाई करता है तो ये क्लेई सॉइल होगा, अगर ए लाइन के नीचे लाई करेगा तो ये सिल्टी सॉइल होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 35 से कम हमारा लिक्विड लिमिट आता है तो ये होगा लो कंप्रेसिबिलिटी का। अगर 35 से 50 के बीच में वैल्यू आती है हमारे लिक्विड लिमिट की तो ये होता है इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी या फिर मीडियम कंप्रेसिबिलिटी का। और अगर 50 से ज़्यादा वैल्यू आती है तो ये होता है हाई कंप्रेसिबल सॉइल, ठीक है। नाउ अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था लो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो लो कंप्रेसिबिलिटी किस में मिल रहा है, 35 से कम में, जैसा कि हमने ग्राफ में देखा। अब देखिए ग्राफ से यहाँ पे हमारे कई क्वेश्चंस क्लियर हो जा रहे हैं, जैसे कि ये फॉर्मूला और ये लिमिट्स कितने कितने पे हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन शेडेड दिख रहा है ये दिखाता है CL/ML को, जो बताता है क्लेई सिल्ट या फिर सिल्टी क्ले को, ओके। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is true for compaction test on soil using light compaction under Indian Standard Compaction? अब ये पूछ रहा है जो इंडियन स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है उसमें लाइट कॉम्पैक्शन के अंडर में हमारा जो रैमर यूज़ किया जाता है उसका वेट कितना होता है और उसकी फ्री फॉल कितनी होती है, ठीक है। तो ये होती है 2.6 kg, या फिर इसे हम कह सकते हैं कितना 26 न्यूटन। और जो फ्री फॉल की हाइट होती है वो कितनी होती है 310। अब हमें क्वेश्चन अगर हमसे पूछे तो हमें यहाँ पे कॉम्पैक्शन टेस्ट में क्या ध्यान देना है, ये किसके लिए पूछ रहा है, क्या ये लाइट कॉम्पैक्शन के लिए पूछ रहा है या फिर ये मॉडिफाइड के लिए पूछ रहा है, क्योंकि मॉडिफाइड में ये वैल्यू चेंज हो जाती है, ओके। तो इसका आप ध्यान रखें। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू टरज़ागीज थियरी ऑफ वन डायमेंशन कंसोलिडेशन। ये पूछ रहा है कि टरज़ागी की वन डायमेंशन कंसोलिडेशन जो थियरी दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। फ्लो ऑफ वाटर इन सॉइल वॉइड इज़ वन डायमेंशनल, हाँ ये सही है, ये टरज़ागी अजम्पशन है। सॉइल इज़ कम्प्लीटली सैचुरेटेड एंड कंप्रेशन इज़ वन डायमेंशनल। ये जो है ये जो तीनों आप देख रहे हैं ये तीनों टरज़ागी थियरी के अजम्पशंस हैं। और यहाँ पे एक वर्ड दिया है, एक क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे दिया है सॉइल इज़ नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो ये कि हमारे जो क्वेश्चन में पूछा था कि नॉट करेक्ट, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सॉइल होता है वो होमोजीनियस सॉइल लिया जाता है, ओके। सॉइल शुड बी होमोजीनियस, फुली सैचुरेटेड एंड कंप्रेशन शुड बी वन डायमेंशनल एंड flow of water in void soil void should also be in one dimensional, okay. Now move to the next question. In a residential district, for water to supplied up to 5 story height, the pressure in the distribution mean must be, ठीक है। तो कितना प्रेशर होना चाहिए, ये होना चाहिए 2 to 4 kg per centimeter स्क्वायर,
Okay, now move to the next question. Question is, if Coulomb's envelope takes the shape as shown in figure, it must be. ये पूछ रहा है कि फिगर में जैसा आपको कुलम का इन्वेलप दिखाया गया है, ये किस टाइप के सॉइल को रिप्रेजेंट करता है. तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे प्योर क्ले को. ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे प्योर क्ले को. ठीक है, क्योंकि प्योर क्ले में क्या होता है, केवल कोहेशन होता है. ठीक है, किसी तरीके का इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होता है. ठीक, ओके. अगर हम बात करें C5 सॉइल की, तो इसके लिए कैसे ग्राफ बनता है. इसके लिए ग्राफ कुछ ऐसे बनता है. यहाँ तक कुछ वैल्यू मिलती है हमें कोहेशन की, और यहाँ से कुछ वैल्यू हमें मिलेगी किसकी. अगर फाई हमारा इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो तो ये कहलाएगा C5. तो ये जो है ये C5 सॉइल का ग्राफ है. ओके. और अगर हम सैंडी सॉइल की बात करें, सैंडी सॉइल की अगर हम बात करें, तो नॉर्मल ड्रेनेज कंडीशन में इसका कुछ फिगर इस तरीके का बनेगा. ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा हमारा 5 डिग्री एंगल, क्योंकि इसमें सैंडी सॉइल जो होता है उसमें किसी तरीके का कोहेशन नहीं होता है नॉर्मल ड्रेनेज कंडीशन में. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ pH टू PUH ऑफ फ्रेशली डिस्टिल्ड वाटर विल बी. ये पूछ रहा है कि pH टू PUH फ्रेशली डिस्टिल्ड वाटर का रेशियो कितना होता है. तो ये होता है हमारा 1. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस ऑफ पेंट. निम्नलिखित में से कौन सा है जो पेंट में बेस के रूप में यूज़ होता है. तो ये होता है कौन सा, आयन ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ आयन. ठीक है. जो स्प्रिट ऑफ टर्पेंटाइन है ये किस रूप में यूज़ होता है, ये यूज़ होता है हमारा थिनर के रूप में. ठीक है. लिथार्ज यूज़ होता है हमारा ड्रायर के रूप में. लिंसीड ऑयल यूज़ होता है हमारा सॉल्वेंट के रूप में या फिर विलायक के रूप में. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इमहोफ कोन इज यूज्ड टू डिटरमाइन क्वांटिटी ऑफ डैश इन सीवेज. ओके, पूछ रहा है कि इमहोफ कोन सीवेज में क्या डिटरमाइन करने के लिए क्या डिटरमाइन करता है. ओके, तो ये करता है सस्पेंडेड सेटलेबल सॉलिड. Question is, a layer of soft clay is 6 meter thick and lies under a newly constructed building. ये कह रहा है कि एक सॉफ्ट क्ले की 6 मीटर थिक लेयर है जो कि एक नए कंस्ट्रक्टेड हुए बिल्डिंग के नीचे है. ओके, नेक्स्ट, द वेट ऑफ सैंड ओवरलाइंग द क्लेई लेयर प्रोड्यूसेस अ प्रेशर ऑफ 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड न्यू कंस्ट्रक्शन इंक्रीज द प्रेशर बाई 20%. ओके, ये कह रहा है कि जो क्ले लेयर है उसके ऊपर सैंड की एक लेयर है जो एक प्रेशर एग्जर्ट कर रही है कितने की, 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की. लेकिन जो न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके कारण प्रेशर 20% इंक्रीज हो जाता है. इफ़ द इफेक्टिव कंप्रेशन इंडेक्स इज 0.5 एंड वॉइड रेशियो इज 1, द कंसोलिडेशन सेटलमेंट विल बी. अब ये पूछ रहा है कि अगर कंप्रेशन इंडेक्स 0.5 हो, वॉइड रेशियो 1 हो, तो कंसोलिडेशन सेटलमेंट क्या होगा. अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ. अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, जैसे जैसे वैल्यू दी हुई थी हमने वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया है. ठीक है. अब हम जानते हैं कंप्रेशन इंडेक्स का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है. ठीक है. तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया था कि जो न्यूली कंस्ट्रक्शन होता है उसके कारण जो स्ट्रेस आता है, जो इसके कारण जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो 20% ज़्यादा होता है प्रीवियस वाले का. ठीक है. दैट मीन्स इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 ऑफ सिग्मा 1. तो अगर हम इसे सॉल्व करें, यहाँ पे वैल्यू पुट आउट करें, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वॉइड रेशियो में कितना डिफरेंस आ रहा है. ठीक है. तो सेटलमेंट हम कैसे निकालते हैं, सेटलमेंट निकलता है डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट, जहाँ पे ई नॉट है वो सबसे जो हमारा पहला वॉइड रेशियो था. ठीक है, वो है. ठीक. और जो एच है वो ओवरऑल जो हमारी थिक है लेयर उसकी वैल्यू है. तो हम सॉल्व करेंगे इसे, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 12 सेंटीमीटर. ठीक है. तो हम चलते हैं, देखते हैं 12 सेंटीमीटर कोई ऑप्शन है कि नहीं. यहाँ पे दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ये है आंसर हमारा. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, in 1250 centimeter cube soil sample, 10 centimeter cube is volume of void in which 3 centimeter cube is volume of air void. The degree of saturation will be. ओके, तो इस क्वेश्चन में ये क्या पूछा है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछा है, जहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाइड तुम्हारा है 10 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड कितना है, वो है 3 सेंटीमीटर क्यूब. तो हम सॉल्यूशन पे चलते हैं. जैसे कि हमारा दिया है वॉल्यूम ऑफ वाइड का वैल्यू दिया है, वॉल्यूम ऑफ एयर का वैल्यू दिया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, एयर कंटेंट निकाल सकते हैं. एयर कंटेंट इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट वी ए ओवर वी वी
इंटू 100। ओके, तो ये कितना आ गया, 30% आ गया। अब हम जानते हैं एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन इक्वल टू 100%। So degree of saturation is equal to what, 70%. Now option number A is the correct answer. Now move to the next question. In Bernoulli's equation, total head is equal to what? So total head is equal to what? It is nothing but pressure head plus kinetic head plus potential head. Okay, that is option number A is the correct answer. Question is, in a tachyometer stadia hairs are located on the, ये पूछ रहा है टैक्योमीटर में स्टेडिया हेयर्स कहाँ पे लोकेटेड होती हैं। तो देखो, तो ये लोकेटेड होती है हमारी डायफ्राम के डायफ्राम पे। ओके, एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा टेलीस्कोप होता है उसके आगे वाला ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस। ठीक है, यहाँ पे एक लेंस लगाया जाता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस। और पीछे वाला पोर्शन जो देखने में सहायता करता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं आई पीस। ठीक है, और इसी के जस्ट सामने एक टाइप का गोल डायफ्राम लगा होता है। ठीक है, डायफ्राम कुछ ऐसा होता है, में वर्टिकल लाइन ऐसे खींची होती है एक, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर दोनों ओर समान डिस्टेंस पर दो तारे होती हैं जिनको हम कहते हैं स्टेडिया हेयर्स। ठीक है, अब इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, टेक्योमेट्री में। टेक्योमेट्री में अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस मापनी है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस देख लेंगे स्टाफ में कितना डिफरेंस आ रहा है, और उसमें पर्टिकुलर मल्टीप्लाइंग फैक्टर और एडिटिव फैक्टर लगा करके डिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is, if the pressure at any point in the liquid approaches the dash, the liquid start vaporizing। ये पूछ रहा है कि वो प्रेशर जहाँ पर किसी पानी में, वो पॉइंट आप बताइए जहाँ, जिस पॉइंट पर पहुँचने के बाद जो हमारा लिक्विड है वो वेपराइज होने लगता है। तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा सैचुरेशन वेपर प्रेशर। ओके, अब क्या पूछ रहा है, वेपर बबल दैट आर क्रिएटेड इन द रीजन ऑफ डैश। ये पूछ रहा है वेपर बबल जो कि क्रिएट होते हैं किसी रीजन में, तो किस रीजन में क्रिएट होते हैं, जो वेपर बबल होता है वो क्रिएट होते हैं लो प्रेशर में, आर कैरिड आउट विद द लिक्विड टू द रीजन ऑफ डैश। ठीक है, और लो प्रेशर रीजन में क्रिएट होते हैं और कैरिड आउट किस रीजन में होते हैं, वो होते हैं, ले जाए जाते हैं हाई प्रेशर में। ठीक है, बबल्स explode and collapse there with damage the wall of conduit and also create air packet. The phenomenon is known as, इसे कहते हैं cavitation. ओके, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग टिपिकल ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर सॉइल कर्व बी इंडिकेट। ये पूछ रहा है कि जो कर्व बी है वो क्या इंडिकेट करता है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो ट्रूली वर्टिकल जो बन रहा है ये है कर्व बी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में ये हमारा ग्रेन साइज दिखा रहा है, दैट इज़ रेंज ऑफ पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंगली, और ऊपर की तरफ बढ़ने पे ये क्या है, ये परसेंटेज फाइनर है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर परसेंटेज चेंज होने पर भी यहाँ हम देख रहे हैं हमारा सेम पार्टिकल मिल रहा है। ठीक है, सेम साइज़ का पार्टिकल, यानी किसी एक ही स्पेसिफिक पार्टिकल्स स्पेसिफिक साइज़ के हमारे सॉइल सैंपल में ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, ये एक यूनिफॉर्म सॉइल है। ओके, ये एक यूनिफॉर्म सॉइल है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, which of following is a correct statement with reference to determining reduced level of a point using rise and fall method। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी पॉइंट का राइज ऑफ एंड फॉल मेथड के आधार पे अगर हम रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करें तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन पहला है, इफ़ अ स्टाफ रीडिंग इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ प्रिसीडिंग पॉइंट देन देयर इज़ अ फॉल, एंड इफ स्मॉलर देन देयर इज़ अ राइज। तो हम देखते हैं, मान लेते हैं एक हमारे यहाँ पे जो लेवल है वो ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट रखा गया है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा रखा गया है। एक स्टाफ यहाँ मैं रखता हूँ और यहाँ से वैल्यू लेता हूँ। ठीक है, तो हमारी वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ, कोई और पॉइंट लेता हूँ जो कि यहाँ पे रखा है, स्टाफ में यहाँ रख के फिर
फिर यहाँ से साइड करता हूँ इसे, तो हमें कितनी डिस्टेंस मिल गई, हमें मिल गई ये बीच की डिस्टेंस। ओके, तो ये जो बीच की डिस्टेंस है, जैसा कि हम देख रहे हैं ऑप्शन में क्या दिया था, इफ़ अ स्टाफ रीडिंग 4 रीडिंग इज़ ग्रेटर दैन द प्रिसीडिंग पॉइंट देन देयर इज़ अ फॉल। ऑब्वियसली जो यहाँ पे हम रीडिंग देख रहे हैं वो ज़्यादा है प्रिसीडिंग रीडिंग से, ठीक है, तो ये क्या है, फॉल है। ऑब्वियसली यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि ये फॉल है, जाहिर सी बात है। तो और अगर हमारा ये वाला पॉइंट ज़्यादा हो, ये वाला पॉइंट ज़्यादा हो और ये वाला पॉइंट कम हो, तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा कब होगा, जब ये नीचे होगा, और ये वाला पॉइंट कम कब होगा, जब ये ऊपर होगा, जब ये राइज होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, और हमें यहाँ से समझ में आ गया, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड द लिक्विड सरफेस इन पंप इज कॉल्ड। ये पूछ रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप में सेंटर लाइन के बीच की डिस्टेंस और लिक्विड सरफेस के बीच की डिस्टेंस क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सक्शन हेड। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर सेपरेटर पार्टीशन आधार पर कब्जे द्वारा कसा हुआ है। यानी कुछ इस तरीके का एक सेपरेटर पार्टीशन लगा हुआ है जो बेस पर एक हिंज द्वारा कसा हुआ है। अब इसने क्या बताया कि यदि इकाई भार 9 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब वाले एक तेल को एक तरफ h1 मीटर की ऊंचाई तक संग्रहित किया गया है, यानी एक साइड इसके h1 मीटर हाइट तक एक ऑयल संग्रहित किया गया है, दूसरी तरफ संग्रहित जल की ऊंचाई h2 है, ठीक है। मान लेते हैं इस साइड मेरे जल की ऊंचाई कितनी है, h2 मीटर है, जो सेपरेटर को ऊर्ध्वाधर स्थिति में बनाए रखती है। तो h1 और h2 का अनुपात देखो। अब ये कैसे होगा, तुम्हें पता है कि अगर यहाँ पे द्रव भरा हुआ है इस पोर्शन में, तो जाहिर सी बात है ये कुछ ना कुछ प्रेशर ज़रूर इस पर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। और ये जो पानी होगा ये भी इस पर कुछ ना कुछ प्रेशर ज़रूर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। और अगर इस कब्जे को ऊर्ध्वाधर स्थिति में आना है, तो अगर हम इस पॉइंट पर खड़े हों और यहाँ से मोमेंट्स को दोनों को इक्विलिब्रियम में कर दें, यानी इधर का मोमेंट इधर के मोमेंट के अगर बराबर हो जाए, तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा ऊपर ये जो पार्टीशन वॉल है ये ऊर्ध्वाधर रह जाएगा, इक्विलिब्रियम में रह जाएगा, क्योंकि ये वाला सिरा तो खुला है, हिंज तो हमारा ये वाला सिरा है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। अब देखो, जैसा कि क्वेश्चन में दिया था वैसा मैंने फिगर बना दिया। यहाँ पे है हमारा हिंज, ठीक है, यहाँ पे है हमारा हिंज, और ये हमारा वर्टिकल जो डिवाइडर है वो लगा हुआ है, ठीक है। और इधर साइड जो है वो ऑयल है और इधर साइड क्या है, वाटर है, ठीक है। तो अगर हम माने h1 इज़ हाइट ऑफ ऑयल एंड h2 इज़ हाइट ऑफ वाटर, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इधर इस साइड से जो मोमेंट लगेगा वो अगर इक्वल हो जाए इस साइड से लगने वाले मोमेंट के, तो जो हमारा ये जो पार्टीशन है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए मोमेंट के लिए, एक चाहिए हमें फोर्स, ठीक है, और एक चाहिए क्या, डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो फोर्स हमें कहाँ से मिलेगा, ये जो वैल्यू है वो क्या बता रही है, फोर्स को बता रही है, ठीक है। यानी रो 1 जी h1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये पर मीटर चौड़ाई पे फोर्स यानी क्या, प्रेशर फोर्स की वैल्यू है। अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें 2/3 h1 से, सॉरी ये 2/3 नहीं होगा, ये वहाँ पे 1/3 रहेगा, ये वहाँ यहाँ पे 1/3 रहेगा, क्योंकि हम वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, नीचे से ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ले रहे हैं। तो यहाँ से 1/3 h1 और 1/3 h2 पे ये वैल्यू होगी, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, और तो हमें क्या ओवरऑल वैल्यू जो मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।